हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। सो आज के इस वीडियो में हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो जनरली आपको पूछे ही जाते हैं। सो मैं ये बता रही हूँ आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है आज का हमारा, जिसमें आपको जो मैंने यहाँ पर एमसीक्यूज सॉल्व करवाया है, जनरली आपको पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में 100% ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन जनरली आपको एग्जामिनेशन में पूछा ही जाएगा। अच्छे तरीके से आपको ये वीडियो देखना है, सारे एमसीक्यूज को सॉल्व कर लेना है। अगर आपके जो भी डाउट्स है, आपके जो भी क्वेश्चंस है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब जैसे कि आपको पता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट थी वो जा चुकी है, जो कि थी 10 जुलाई 2022। तो जल्द से जल्द अभी चांसेस है कि आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन की डेट्स आ सकती है। तो इसके लिए आपको प्रिपरेशन जल्द से जल्द स्टार्ट कर देनी है। जैसे कि आपको पता है, डीयू यूनिवर्सिटी के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जो आपका पार्ट 1 होता है, जो पेपर 1 होता है, ये रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है, जो कि हर एक कैंडिडेट्स के लिए कॉमन होता है। तो मैं आपको बता दूं, रिसर्च मेथोडोलॉजी पर हमने आपके लिए कोर्स लेकर आया है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, जिसमें हम आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं। आपको पूरा सिलेबस यहाँ पर हम कवर करते हैं वीडियो लेक्चर्स में, जो कि आपके थ्योरी और एमसीक्यूज दोनों वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं। थ्योरी से पहले हम आपके कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करवाते हैं, एंड देन एमसीक्यूज में हम आपको ट्रिक्स बताते हैं कि किस तरीके से आपको ट्रिक्स यूज करना है। उसी तरीके से नोट्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं, काफी सिंपलेस्ट लैंग्वेज में नोट्स आपके इंटरव्यू के लिए भी बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं नोट्स। देन मॉक टेस्ट, टोटल 10 मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस तरीके से आपके 400 क्वेश्चंस हम मॉक टेस्ट में कवर करते हैं। एंड देन फाइनली 1500 प्लस एमसीक्यूज रिवीजन पीडीएफ, जो कि आपका रिवीजन का काम करती है। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं, 100% गारंटी के साथ हम आपको ये कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको पास करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होगी, हम आपको पास करवाएंगे, हम आपको टाइम टू टाइम गाइड करते रहते हैं। तो आपको याद रखना है, आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए जल्द से जल्द आपको प्रिपरेशंस को स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के लिए स्क्रीन पर जो आपको नंबर नजर आ रहा है, उस नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट करना है, और आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो, जिसके लिंक मैंने आपके साथ कमेंट सेक्शन एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर रखी है। सो दैट्स इट, एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो एक बार ये एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अच्छे तरीके से हमारे कंटेंट जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं, जो स्टडी मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करते हैं, उसके बारे में एक बार मैं आपको फटाक से बता दूं कि हमारे इस कोर्स में हम आपको वीडियो लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, नोट्स प्रोवाइड करते हैं, और 1500 प्लस एमसीक्यूज रिविजन पीडीएफ। ये सारा जो कंटेंट आप देख रहे हो स्क्रीन पर, ये आपको एक ही जगह मिलेगा। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इंटरनेट से स्टडी मटेरियल रिफर करते हैं। सो इंटरनेट पे जो लैंग्वेज यूज करी जाती है, बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज करी जाती है, जिससे कि आपको समझ नहीं आता है क्या लिखा हुआ है, किस तरीके से ये जो कंटेंट है आपको किस तरीके से रीड करना है, कितना कंटेंट आपको फॉलो करना है। क्योंकि हम हमारे कोर्स में आपको बताते हैं आपको कितना स्टडी मटेरियल यूज करना है। बहुत ज्यादा भी नहीं आपको पढ़ना है, बहुत कम भी नहीं, आप जितना सफिशिएंट है आपके स्टडी के लिए उतना आपको पढ़ना है। सो हमारे कोर्स में हम आपको गाइड करते रहते हैं कि किस तरीके से आपको किस टॉपिक पर ज्यादा फोकस रहना है, कहाँ से ज्यादा क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। ये सारी चीजें हमारे कोर्स में हम आपको बताते हैं। सो हमारा ये जो कोर्स है, हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं कि हमारे इसी कोर्स से आपको एग्जाम में 30 से 35 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाएंगे। तो जल्द से जल्द आपको कोर्स को परचेस करना है। परचेस करने के लिए स्क्रीन पर ये जो नंबर नजर आ रहा है, इस पर व्हाट्सएप के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट करना है। याद रखिएगा, नॉर्मल कॉल इस नंबर पर नहीं लगेगा, और आप हमारे इस ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो ऐप को एक्सेस करने के लिंक मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है। सो दैट्स इट, एंड लेट्स बिगिन विद द एमसीक्यूज। First question, is the respondent male or female? This question is related to which one of the following types of data measurement skills? इस क्वेश्चन में हमें ये बताया गया कि एक क्वेश्चनर प्रोवाइड किया रिस्पोंडेंट को, और एक क्वेश्चन पूछा गया उसमें कि रिस्पोंडेंट जो है मेल है या फिर फीमेल है। सो ये क्वेश्चन कौन से टाइप ऑफ डेटा मेजरमेंट स्केल में लाई करेगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। सो रिमेंबर, डेटा मेजरमेंट स्केल के 4 टाइप्स होते हैं। सो आपको इस शॉर्ट फॉर्म से याद रखना है, नॉयर, N for nominal, O for ordinal, I for interval and R for ratio. नॉमिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट में आप क्या करते हो, चीजों को, कोई भी थिंग्स को, किसी भी ऑब्जेक्ट को उनके कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स के बेसिस पे डिवाइड कर लेते हो। देन ऑर्डिनल स्केल क्या होता है, ऑर्डिनल स्केल में आप नॉमिनल की तरह, आप नॉमिनल का ही स्केल ऑफ मेजरमेंट के उसके कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो करेंगे, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट है उनको उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर डिवाइड कर लोगे, एज वेल एज आपके पास जो भी थिंग्स है, जो भी ऑब्जेक्ट है, उनको आप एक ऑर्डर दोगे। देन इंटरवल में आप सेम ऑर्डिनल के कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करोगे, बट इंटरवल में आपके पास जो भी नंबर्स होते हैं आप उनको एक इक्वल इंटरवल्स में बांट दोगे, एंड इंटरवल में जीरो का कोई
मीनिंग नहीं होता है, इंटरवल में आपका 0 आर्बिट्री होता है, एंड रेशो में सारे स्केल्स ऑफ मेजरमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, बट रेशो में आपका जो 0 होता है उसका कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। अब इस केस में हमें ये पूछ रहा है कि क्वेश्चन प्रोवाइड किया गया रिस्पोंडेंट को, उसमें पूछा गया मेल है या फिर फीमेल है। सो मेल और फीमेल बस आपको इतना ही पूछ रहा है, मतलब यहाँ पर जो मेल है फीमेल है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर पूछ रहा है आप मेल हो या फिर फीमेल हो। सो कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे जो चीजों को और जो ऑब्जेक्ट को किसी भी थिंग्स को डिवाइड करा जाता है, सो वो आपका आता है नॉमिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट। ऑर्डिनल स्केल क्यों नहीं आएगा? बिकॉज ऑर्डिनल स्केल जब होता है, अगर आपको क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि मेल ज्यादा है फीमेल से, मेल इज ग्रेटर देन फीमेल, मेल इज लेस देन फीमेल, तब उस केस में आपका जो आंसर होता है तो ऑर्डिनल होता है। और इंटरवल और रेशो तो होगा ही नहीं, बल्कि इंटरवल और रेशो में आपके पास जो भी डेटा होता है जनरली वो नंबर्स के फॉर्म में होता है। सो इस केस में आपको जो क्वेश्चन गिवन है ये आपका नॉमिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट का टाइप ऑफ स्केल में आ जाएगा। सो नॉमिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट का ये आपका एग्जांपल होगा। आपसे बस यहाँ पर पूछ रहा है मेल और फीमेल को आप उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर आप डिवाइड कर रहे हो, उनसे पूछ रहे हो। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, नॉमिनल। नेक्स्ट, The purpose of hypothesis testing is to, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग का पर्पस क्या होता है। अब हाइपोथेसिस टेस्टिंग हम क्यों करते हैं, ये देखने के लिए जो हमारी नल हाइपोथेसिस है उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं और रिजेक्ट कर लेते हैं। दो ही वेज होते हैं। अगर हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं तो हम नल हाइपोथेसिस को या तो एक्सेप्ट कर लेते हैं या फिर रिजेक्ट कर लेते हैं। ये दो ही चीज करते हैं जब भी हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। तो अब इस क्वेश्चन में हमें कुछ ऑप्शंस गिवन है, उसके थ्रू हम देखते हैं कि हाइपोथेसिस का पर्पस क्या होगा करेक्ट। अब ऑप्शन ए देखते हैं हम, टेस्ट हाउ फार द मीन ऑफ सैंपल इज फ्रॉम 0। हम हाइपोथेसिस टेस्ट इसलिए नहीं करते कि जो हमारा सैंपल का मीन है, सैंपल से हमको जो भी रिजल्ट्स मिल रहे हैं वो 0 से कितना दूर है ये देखने के लिए हम हाइपोथेसिस को टेस्ट नहीं करते। सो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी देखेंगे हम, डिटरमाइन द एप्रोप्रिएट वैल्यू ऑफ द सिग्निफिकेंस लेवल। हम सिग्निफिकेंस लेवल को डिटरमाइन करने के लिए भी हाइपोथेसिस को टेस्ट नहीं करते हैं। अब सिग्निफिकेंस लेवल क्या होता है? सिग्निफिकेंस लेवल वो होता है जब भी आप हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हो तो आप आपके जो रिजल्ट है उसमें कुछ एरर अलाउ करते हो। अब मान लीजिए आपका जो सिग्निफिकेंस लेवल है वो आप 1% रखते हो और या फिर 5%, या तो आप 1% रखोगे या फिर 5%। अगर आपने आपका सिग्निफिकेंस लेवल 1% रखा है मतलब आप सिर्फ आपकी स्टडी में 1% एरर को अलाउ करोगे, मतलब आपके जो 99% जो भी रिजल्ट आएंगे वो सही होंगे। और सिग्निफिकेंस लेवल आपने अगर 5% रख दिया मतलब आप जो आपकी रिसर्च में एरर अलाउ करेंगे वो 5% अलाउ करेंगे, मतलब 95% आपके जो रिजल्ट आएंगे वो करेक्ट आएंगे। सो ये डिटरमाइन करने के लिए भी आप हाइपोथेसिस को टेस्ट नहीं करते हो। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन डी, डिटरमाइन द एप्रोप्रिएट वैल्यू ऑफ द नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस के एप्रोप्रिएट वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए आप हाइपोथेसिस को टेस्ट नहीं करते, बल्कि ये देखते हो कि नल हाइपोथेसिस को हमको एक्सेप्ट करना है या फिर रिजेक्ट करना है। हम नल हाइपोथेसिस को किसी वैल्यू को डिटरमाइन नहीं करते, आपको याद रखना है, किसी वैल्यू को डिटरमाइन नहीं करेंगे नल हाइपोथेसिस की। हम बस ये देखते हैं कि नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है फिर रिजेक्ट करना है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी, डिटरमाइन वेदर द स्टैटिस्टिकल रिजल्ट इज सिग्निफिकेंट। मतलब अब मान लीजिए हाइपोथेसिस टेस्ट, हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस इज नथिंग बट एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है जो रिसर्च अपने रिसर्च में अपने गेसेस पर ले डाउन करते हैं और उसको अपने रिसर्च में टेस्ट करते हैं। अब मान लीजिए एक हाइपोथेसिस है कि वाटर अगर इंक्रीज करते हैं तो प्लांट की ग्रोथ भी इंक्रीज होगी। ये मेरी एक हाइपोथेसिस है। अगर मैं प्लांट को वाटर ज्यादा दे रही हूँ तो प्लांट की ग्रोथ भी ज्यादा होगी। अब इससे जो रिजल्ट आ रहे हैं, इससे जो रिजल्ट आएंगे मतलब वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है या नहीं, मैं ये चेक करने के लिए हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं हम। स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंस, ओके। हम हाइपोथेसिस टेस्ट इसलिए करते हैं स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंस है या फिर नहीं ये देखने के लिए। अब स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंस का मतलब क्या हो रहा है? आपके जो रिजल्ट हो रहे हैं वो बाय चांस आ रहे हैं या फिर आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है मतलब जो वाटर है, कि वाटर की वजह से ही ग्रोथ हो रही है या फिर नहीं, आप ये देखते हो। ओके, अगर वाटर की वजह से ग्रोथ हो रही है तो आप क्या करोगे, जो आपकी नल हाइपोथेसिस है उसको रिजेक्ट कर लोगे।
अगर वाटर की वजह से ग्रोथ नहीं हो रही है तो आपकी नल हाइपोथेसिस को आप एक्सेप्ट कर लोगे। सो ये हो जाती है आपकी हाइपोथेसिस टेस्टिंग का पर्पस। सो हाइपोथेसिस टेस्टिंग का पर्पस ये होता है कि डिटरमाइन वेदर अ स्टैटिस्टिकल रिजल्ट इज सिग्निफिकेंट। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन में हमें सैम्पलिंग से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। सो वन बाय वन हम ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग सिलेक्ट द पॉपुलेशन एट रेगुलर इंटरवल्स। तो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में क्या होता है, आप इंटरवल डिसाइड कर लेते हो। आपके मान लो कोई पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में से आप ये डिसाइड कर लोगे कि आपके पास बहुत लार्ज पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में से मैं हर 5th पर्सन को सिलेक्ट कर लूंगा और वो मेरा सैंपल बन जाएगा। सो यहाँ पर आप कोई इंटरवल डिसाइड कर लो कि इतने इतने नंबर्स के लोगों को, इतने इतने नंबर्स पर जो भी मेंबर्स आएंगे उनको मैं सिलेक्ट कर लूंगा। तो ये सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में आता है और यहाँ पर आपको ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी, the population divided into various subgroups and each subgroup having a representation in a sample design is called stratified sampling. स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में आप क्या कर लेते हो, आपकी जो पॉपुलेशन होती है जो कि हेटेरोजेनस पॉपुलेशन होती है, आपकी पॉपुलेशन को आप सब ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हो जो कि आपकी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती है और उस ग्रुप्स में डिवाइड करने के बाद उस ग्रुप से आप सैंपल सिलेक्ट कर लेते हो और उस पर आप रिसर्च परफॉर्म करते हो। सो ये आपकी स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग की डेफिनेशन हो गई। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी करेक्ट है। Then option C, the members of population are fairly homogeneous where simple random sampling is used. Yes, यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी ये कह रहा है हमें कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में आप जो पॉपुलेशन में से मेंबर्स सिलेक्ट करते हो तो आपकी जो पॉपुलेशन होगी उस केस में होमोजीनियस होगी। अगर आपकी पॉपुलेशन होमोजीनियस होंगे तो आप सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड का यूज करते हो और रैंडमली पॉपुलेशन में से मेंबर्स को सिलेक्ट कर लेते हो। अगर आपकी पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस होगी तो आप स्ट्रेटिफाइड का यूज करोगे। सो यहाँ पर आपको ऑप्शन सी भी करेक्ट है। देन ऑप्शन डी, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इज नॉट जस्ट लाइक ड्रॉइंग अ नंबर इन अ लॉटरी। तो आपको याद रखना है ये ऑप्शन जो आपको गिवन है सैम्पलिंग से रिलेटेड ये इनकरेक्ट है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में आप लॉटरी मेथड की तरह आपके पॉपुलेशन में से मेंबर्स को सिलेक्ट कर लेते हो। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग को हम लॉटरी मेथड भी कहते हैं। तो लॉटरी मेथड क्यों कहते हैं, जैसे आपने देखा होगा जब लॉटरी का टिकट लगता है लोगों को तो क्या कैसे करते हैं, लॉटरी मेथड में एक लिस्ट होती है जिसमें मेंबर्स के नेम गिवन होते हैं, उसमें आप रैंडमली किसी भी मेंबर्स को चूज कर लेते हो और उनकी लॉटरी लग जाती है। उसी तरीके से सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में भी आप पॉपुलेशन में से मेंबर्स को डायरेक्टली सिलेक्ट करते हो, मतलब रैंडमली सिलेक्ट करते हो और उस पर स्टडी परफॉर्म करते हो आपकी। सो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग को हम लॉटरी मेथड भी कहते हैं। दैट्स व्हाई पर आपका ऑप्शन डी जो है इनकरेक्ट है। सो यहाँ पर आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है रिलेटेड टू सैम्पलिंग। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इज नॉट जस्ट लाइक ड्रॉइंग अ नंबर इन अ लॉटरी। नेक्स्ट, population divided into 4 equal groups of a particular variable group is। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि आपने आपकी जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन को आपने 4 इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। 4 इक्वल ग्रुप्स में आपके अपने पॉपुलेशन को डिवाइड कर दिया। सो उसे हम क्या कहेंगे, क्या उसे हम परसेंटाइल कहेंगे, क्वार्टाइल कहेंगे या फिर डेसाइल कहेंगे। सो यहाँ पर आपकी मान लीजिए कोई पॉपुलेशन थी, आपने उस पॉपुलेशन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड ये 4th पार्ट। 4 पार्ट में आपने उसको डिवाइड कर दिया। तो 4 पार्ट में आपने आपकी पॉपुलेशन को अगर डिवाइड कर दिया तो उससे हम कहेंगे क्वार्टाइल। क्वार्टाइल का ही मतलब होता है 4। ओके, क्वार्टाइल का मतलब होता है 4 कि आपने आपकी पॉपुलेशन को 4 इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, तो उसे हम कहते हैं क्वार्टाइल। परसेंटाइल क्या होता है, अगर आपने आपकी जो पॉपुलेशन है उसको 100 इक्वल ग्रुप्स में अगर आपने डिवाइड कर लिया तब आप उसे हम कहेंगे परसेंटाइल। परसेंटाइल का मतलब होता है 100। डेसाइल, डेसाइल क्या होता है, अगर आपने आपके जो पॉपुलेशन है उसको 10 इक्वल ग्रुप्स में अगर डिवाइड कर लिया तो उसे हम कहेंगे डेसाइल। डेसाइल 10 होता है, क्वार्टाइल 4 होता है और परसेंटाइल 100 होता है। सो आपने यहाँ पर आपकी जो पॉपुलेशन है उसको 4 इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया, सो उसे हम कहते हैं क्वार्टाइल। सो याद रखना है क्वार्टाइल, क्वार्टाइल का मतलब होता है 4। सो यहाँ पर 4 इक्वल ग्रुप्स है तो आपने आपकी पॉपुलेशन को 4 इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया तो उसे हम कहेंगे क्वार्टाइल। सो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, क्वार्टाइल। नेक्स्ट, which one of the following is not a part of the basic principles of experimental design। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कौन से ऑप्शन में हमें एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के बेसिक प्रिंसिपल गिवन नहीं है। सो वन बाय वन हम ऑप्शन देखते हैं। सो रिमेंबर, आपका जो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन का जो
बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं वो होते हैं रेप्लिकेशन, रैंडमाइजेशन एंड लोकल कंट्रोल। अब रेप्लिकेशन क्या होता है कि जो आप जिस टॉपिक पर आप जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं आप उसको रिप्रोड्यूस कर सको, आप बार बार वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सको। उससे क्या होगा, आप रिजल्ट देखोगे, आपके जो रिजल्ट आ रहे हैं बार बार सेम आ रहे हैं या फिर कैसे आ रहे हैं अगर आप एक्सपेरिमेंट बार बार परफॉर्म करते हो तो रेप्लिकेशन ये आपके एक्सपेरिमेंटल डिजाइन का बेसिक प्रिंसिपल होता है। देन रैंडमाइजेशन, रैंडमाइजेशन क्या होता है कि जैसे मान लो अगर आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में किसी डिसीज है और डिसीज के अगेंस्ट आप ड्रग लॉन्च कर रहे हो, तो आप क्या करोगे इस केस में, आप जो सैंपल सिलेक्ट करोगे आपका वो आप रैंडमली सिलेक्ट करोगे, रैंडमली लोगों को ड्रग देकर देखेंगे कि उनकी बॉडी पर वो ड्रग कैसा अफेक्ट दिखा रही है। ओके, आप क्या करोगे, रैंडमली सैंपल्स कैसे सेलेक्ट करोगे, आप हर एक एज ग्रुप के आपके सैंपल में लोगे लोगों को, जैसे यंग है, ओल्ड है, वीमेन है, मेंस, जो भी है सारे लोगों को आप सैंपल्स में आपके ले लोगे और उनको रैंडमली चूज करोगे। सो रैंडमाइजेशन ये भी आपके एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का बेसिक प्रिंसिपल होता है। देन लोकल कंट्रोल, जैसा हमने अभी देखा है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में रिसर्चर जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल होते हैं उनको अपने रिसर्च में कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ताकि वो डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट ना करे। तो रेप्लिकेशन, रैंडमाइजेशन, लोकल कंट्रोल ये तीनों भी आपके बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के। देन रिडक्शन, रिडक्शन क्या होता है, किसी भी चीज को रिड्यूस करना, किसी भी चीज के इफेक्ट को रिड्यूस करना। जैसे इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट में नॉइज होती है, ओके, नॉइज वगैरह के इफेक्ट को कम करना, रिड्यूस करना, दैट इज नोन एज रिडक्शन। जितना हो सके इंस्ट्रूमेंट में जो नॉइज होती है उसके इफेक्ट को मिनिमाइज करना। सो ये आपके एक्सपेरिमेंटल डिजाइन का बेसिक प्रिंसिपल नहीं होता है, दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, रिडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following includes all the physical components of a computer? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कंप्यूटर का फिजिकल कंपोनेंट है। फिजिकल कंपोनेंट मतलब क्या होता है, जिसको आप टच कर सकते हो। सो ऐसा कंपोनेंट कंप्यूटर का जो फिजिकल होता है उसे हम कहते हैं हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है, जैसे आपके माउस, कीबोर्ड, स्क्रीन और सीपीयू, सो ये सारे चीजों को आप टच कर सकते हो, सो उन्हें हम कहते हैं हार्डवेयर। दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी, मालवेयर। मालवेयर क्या होते हैं, जैसे आपके कंप्यूटर में जो वायरसेस होते हैं, जो भी वायरस होता है आपके कंप्यूटर में उन्हें हम कहते हैं मालवेयर। तो ये फिजिकल कंपोनेंट नहीं हो जाएगा आपके कंप्यूटर का, सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट है। देन ऑप्शन सी, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो भी प्रोग्राम्स आपके कंप्यूटर में रन होते हैं उन्हें हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर भी ये फिजिकल कंपोनेंट नहीं है कंप्यूटर का, सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन डी, यूपीएस। यूपीएस क्या होता है, आपको पहले तो यूपीएस का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। यूपीएस का भी फुल फॉर्म आ सकता है एग्जाम में, आपको ये याद रखना है। यूपीएस का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। यूपीएस का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। सो ये आपके कंप्यूटर को पावर सप्लाई करता है। जैसे इनकेस लाइट चले गई आपकी, सो अगर लाइट चले जाती है सो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। सो ऐसा ना हो इसलिए यूपीएस जो पावर सप्लाई करता है आपके कंप्यूटर को ये लगाया जाता है, जिसकी हेल्प से अगर आपकी लाइट चले जाती है सो ये आपके कंप्यूटर को पावर सप्लाई करता है। सो यूपीएस ये भी आपके फिजिकल कंपोनेंट में नहीं आता है कंप्यूटर के, दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो ऐसा कंपोनेंट जो कंप्यूटर का फिजिकल कंपोनेंट है उसे हम कहते हैं हार्डवेयर। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, for better accuracy in research which of the following should be taken care of? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है, अगर आप रिसर्च कर रहे हो, रिसर्च में किसी टॉपिक पर आप रिसर्च परफॉर्म कर रहे हो, तो आपके जो रिजल्ट आएंगे एक्यूरेट कब आएंगे, आपको क्या करना होगा जब आपके रिजल्ट जो है एक्यूरेट आएंगे। सो वन बाय वन हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, इंक्रीजिंग द सैंपल। यस, आप अगर सैंपल्स को आपके इंक्रीज करोगे तो उतना ज्यादा आपको जो रिजल्ट मिलेगा एक्यूरेट मिलेगा। अब सैंपल्स क्या होता है, जैसे आप पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में से अगर 100 मेंबर्स है, 100 में से आपने समझ लो आपके जो सैंपल्स है उनमें 90 मेंबर्स को सिलेक्ट कर लिया, 100 में से आपने 90 लोगों को सिलेक्ट कर लिया, ये आपका सैंपल बन गया और इन 90 लोगों पर आप रिसर्च परफॉर्म करते हो। सो आपने ज्यादा सैंपल लिया, जितना ज्यादा आप सैंपल लोगे उतना एरर कम आने के चांसेस होते हैं, मतलब उतना आपका जो रिजल्ट है, जितना ज्यादा सैंपल आप लोगे, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन में से मेंबर्स को सिलेक्ट करेंगे उतना ज्यादा आपका रिजल्ट जो है एक्यूरेट आ जाएंगे। सो इंक्रीज
इंक्रीजिंग द सैंपल साइज, यस, इसके थ्रू भी आपके जो रिसर्च के रिजल्ट होंगे वो एक्यूरेट आएंगे। देन ऑप्शन बी अनबायस्ड डेटा कलेक्शन, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी करेक्ट हो जाएगा। आपको अनबायस्ड बेसिस डेटा को कलेक्ट करना चाहिए, मतलब अब जब जैसे आपने इंटरव्यू परफॉर्म किया, आपने क्वेश्चन के थ्रू रिस्पोंडेंट्स का रिस्पांस लिया, पब्लिक का आप ओपिनियन जानते हो, तो उसमें अगर मान लीजिए आपको 90% ऐसा 90% आपको करेक्ट इंक्वायरी मिल रही है और 10% नहीं मिल रही, तो आपको ये 10% को इग्नोर नहीं करना है, आपको प्रॉपर मेंशन करना है हर एक चीज को जो आ रहा है आपके रिजल्ट। आपको एकदम अनबायस्ड वे से डेटा कलेक्ट करना चाहिए, आपको आपके ओपिनियंस, अपने जजमेंट को आगे रखकर डेटा कलेक्ट नहीं करना चाहिए। तो अगर आप अनबायस्ड वे से डेटा को कलेक्ट करते हो तो आपके जो रिसर्च के रिजल्ट हो वो एक्यूरेट आएंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ई एंड बी दोनों भी करेक्ट है, दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। नेक्स्ट, Which one is not an example of subjective variable? इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि सब्जेक्टिव वेरिएबल का एग्जाम्पल हमें किस ऑप्शन में गिवन नहीं है। अब सब्जेक्टिव वेरिएबल क्या होता है पहले आपको ये पता होना चाहिए। सब्जेक्टिव वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जिसमें हमारे पास जो भी डेटा अवेलेबल होता है वो नंबर्स के फॉर्म में अवेलेबल नहीं होता है। आपको याद रखना है सब्जेक्टिव वेरिएबल्स में हमारे पास जो भी डेटा होता है या फिर सब्जेक्टिव वेरिएबल्स में जो भी हमारे पास पार्टिसिपेंट्स से रिलेटेड कुछ भी डेटा होता है वो उनके फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स को बताता है और डिस्क्राइब करता है। सो सब्जेक्टिव वेरिएबल्स में हमारे पास जो भी डेटा होता है वो जनरली नंबर्स के फॉर्म में अवेलेबल नहीं होता है, बल्कि वो किसी की फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स को बताता है। अब वन बाय वन हम ऑप्शंस देखते हैं और देखते हैं कि किस ऑप्शन में हमें सब्जेक्टिव वेरिएबल का एग्जाम्पल गिवन नहीं है। सेक्स क्या होता है, जेंडर, मेल या फिर फीमेल। सो यहाँ पर मेल या फिर फीमेल है तो हमारे पास नंबर्स की फॉर्म में अवेलेबल नहीं है डेटा, अगेन ये आपका सब्जेक्टिव वेरिएबल का एग्जाम्पल होगा। देन रिलीजन, रिलीजन भी आप क्या करोगे, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन है, रिलीजन को कोई नंबर्स नहीं है, किसी रिलीजन का कोई नंबर नहीं है, सो यहाँ पर रिलीजन किसी का फीचर बता रहा है कि आप कौन से रिलीजन से हो, तो सब्जेक्टिव वेरिएबल का भी ये एग्जाम्पल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी रिलीजन सब्जेक्टिव वेरिएबल का एग्जाम्पल हो जाएगा। देन रेस, रेस क्या होता है कि जनरली फिजिकल ट्रेट्स को बताता है रेस, जैसे किसी के स्किन कलर को कोई ज्यादा डार्क है, कोई फेयर है, किसी का हेयर टेक्सचर, किसी के फेशियल फीचर्स और किसी का आई फॉर्मेशन, सो ये सारे रेस में आता है, जिसमें आप बोलते हैं किसी का फिजिकल ट्रेट्स वो कैसा दिखता है उसको हम रेस कहते हैं। सो रेस ये भी आपका सब्जेक्टिव वेरिएबल का एग्जाम्पल होता है। देन लास्ट इज इनकम, इनकम आप इनकम को कोई फीचर नहीं होता है, इनकम को आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इनकम नंबर्स के फॉर्म में होती है, ऑलवेज इनकम आपको नंबर्स के फॉर्म में देखने मिलेंगे, किसी की 70,000, 80,000, 90,000। सो यहाँ पर इनकम में आपके पास जो भी डेटा अवेलेबल होता है जनरली नंबर्स के फॉर्म में होता है, सो इनकम आपका ये सब्जेक्टिव वेरिएबल का एग्जाम्पल नहीं होगा। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, टाइप 2 एरर इज ऑल्सो नोन एज, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि टाइप 2 एरर को और हम क्या कहते हैं। सो टाइप 2 एरर होता क्या है, किस तरीके से टाइप 2 एरर ये टर्म यूज में आया है, इस टर्म का मतलब क्या होता है आपको पहले तो ये पता होना चाहिए। सो याद रखिएगा रिसर्चर जब अपनी रिसर्च में हाइपोथेसिस को टेस्ट करते, रिसर्चर पहले अपनी रिसर्च में हाइपोथेसिस को टेस्ट करते, तो रिसर्चर से हाइपोथेसिस को टेस्ट करने में कुछ मिस्टेक्स हो जाती है, सो उसी मिस्टेक्स को हम कहते हैं एरर्स। सो उसी तरीके से एरर्स के भी टाइप होते हैं, टाइप 1 एरर, टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर। अब इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि टाइप 2 एरर को और हम क्या कहते हैं। सो याद रखिएगा टाइप 2 एरर को हम कहते हैं फॉल्स नेगेटिव। अब जैसे कि इस टेबल से आपको याद रखना है कि टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर क्या होता है और टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर को और हम क्या कहते हैं। तो टाइप 1 एरर कब होता है, जब आपकी नल हाइपोथेसिस ट्रू होती है फिर भी आप उसको रिजेक्ट करते हो, सो वो हो जाती है आपकी टाइप 1 एरर। और टाइप 2 एरर कब अकर होता है, जब आपकी नल हाइपोथेसिस फॉल्स होती है, फॉल्स होने के बावजूद आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो, तब वो हो जाता है आपका टाइप 2 एरर। ओके, क्लियर। देन अब इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि टाइप 2 एरर कब होता है, क्योंकि टाइप 2 एरर कब होता है, जब आपकी नल हाइपोथेसिस फॉल्स होती है फिर भी आप उसको एक्सेप्ट करते हो, तब होता है आपका टाइप 2 एरर। तो आपकी नल हाइपोथेसिस फॉल्स है, इनकरेक्ट है, मतलब आपकी जो नल हाइपोथेसिस है ये नेगेटिव है, और आपने क्या कर लिया यहाँ पर, आपका डिसीजन क्या था, इनकरेक्ट डिसीजन था, आपका डिसीजन रॉन्ग था, मतलब
ये ऑलरेडी आपकी नल हाइपोथेसिस फॉल्स थी, लेकिन फिर भी आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो आपका जो डिसीजन था यहाँ पर ये फॉल्स था। इसीलिए टाइप 2 एरर को हम कहते हैं फॉल्स नेगेटिव। उसी तरीके से टाइप 1 एरर का भी आप देख लीजिए, एग्जाम में टाइप 1 एरर इज ऑल्सो नोन एज, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, तो उस केस में आपका आंसर हो जाएगा फॉल्स पॉजिटिव। अब टाइप 1 एरर को हम फॉल्स पॉजिटिव क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर आप देखिए, आपकी जो नल हाइपोथेसिस होती है वो ट्रू होती है, फिर भी आप उसको रिजेक्ट करते हो, तब आपका होता है टाइप 1 एरर। सो यहाँ पर आपकी जो नल हाइपोथेसिस है ट्रू है, मतलब ये पॉजिटिव सेंस कर रहा है, आपकी नल हाइपोथेसिस ट्रू है, लेकिन आपने यहाँ पर कैसा डिसीजन ले लिया? इनकरेक्ट डिसीजन ले लिया, फॉल्स डिसीजन ले लिया। ट्रू होने के बाद भी आपने इसको रिजेक्ट कर दिया, तो आपका डिसीजन फॉल्स था। तो टाइप 1 एरर को हम कहते हैं फॉल्स पॉजिटिव, एंड टाइप 2 एरर इज आल्सो नोन एज फॉल्स नेगेटिव। तो आपको ये रिलेशन याद रखना है, टाइप 1 एरर को और हम क्या कहते हैं एंड टाइप 2 एरर को और हम क्या कहते हैं। तो ये एग्जाम में आने के चांसेस है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो टाइप 2 एरर इज आल्सो नोन एज फॉल्स नेगेटिव। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, द लास्ट स्टेप ऑफ प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन इज, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन का लास्ट स्टेप क्या होता है। अब प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन के कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे सर्वे, डिस्कशन, लिटरेचर, सर्वे। तो सर्वे क्या होता है? आप प्रिलिमिनरी सर्वे करवा कर देखते हो कि आपके रिसर्च में क्या हो रहा है। डिस्कशन, आप कुछ डिस्कस करते हो पर्टिकुलर टॉपिक पर, फिर आप एक प्रॉब्लम लेकर आते हो, उसको फॉर्मुलेट करते हो। देन लिटरेचर सर्वे क्या होता है? आप सर्वे देखते हो, आप लिटरेचर व्यू देखते हो कि पुराने किस किस टॉपिक पर रिसर्च हुई है, फिर आप जो टॉपिक पर रिसर्च नहीं हुई इसको सेलेक्ट करते हो, उस प्रॉब्लम को फॉर्म करते हो। सो ये सारे आपके स्टार्टिंग के और मिडिल के कुछ स्टेप्स होते हैं प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन के, आपके लास्ट स्टेप नहीं होते। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए, बी एंड सी तीनों भी इनकरेक्ट हो जाएंगे, और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, रिफ्रेजिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। सो आपका रिफ्रेजिंग द रिसर्च प्रॉब्लम ये आपका लास्ट स्टेप होता है, बट एक्चुअल में आपके प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन के कुछ स्टेप्स क्या होते हैं हमें देखना है इस डायग्राम के थ्रू। अब स्टेप्स ऑफ फॉर्मुलेशन इन रिसर्च प्रॉब्लम में आप प्रॉब्लम को कैसा फॉर्म करते हो, उसके कुछ स्टेप्स इस तरीके से है। फर्स्ट स्टेप में आप आइडेंटिफाई करते हैं ब्रॉड फील्ड और सब्जेक्ट एरिया इंटरेस्ट टू यू। आपको जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, आप पहले वो सब्जेक्ट चूज कर लेते हो, एक ब्रॉड एरिया चूज कर लेते हो। अब जैसे मैंने एक ब्रॉड एरिया चूज कर लिया साइंस, आप कुछ भी ले सकते हो, साइंस, मैथ, ज्योग्राफी, कॉमर्स, ओके, आपने एक ब्रॉड एरिया चूज कर लिया। देन आप उस एरिया को डाइसेक्ट करते हैं इनटू सब एरिया। अब साइंस में मैं ये देखूंगी कि मुझे क्या बायोलॉजी में रिसर्च करनी है, जूलॉजी में, किस में रिसर्च करनी है, मैं ये डिसाइड कर लूंगी। जैसे मैंने डिसाइड कर लिया मुझे बायोलॉजी में रिसर्च करनी है, देन उसके बाद मैं सेलेक्ट कर लूंगी, सेलेक्ट व्हाट इज द मोस्ट इंटरेस्ट टू यू। अब बायोलॉजी में मुझे कुछ सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट होगा, मैं अपने इंटरेस्ट के बेसिस पर ही एक प्रॉब्लम को सिलेक्ट कर लूंगी। जैसे बायो में मुझे इंटरेस्ट है ह्यूमन बॉडी पर मैं किसी बोन्स पर स्टडी करूंगी, ह्यूमन बॉडी के कोई बोन्स पर मुझे स्टडी करना है, किसी बोन्स पर, तो मेरा इंटरेस्टिंग एरिया हो गया। देन मैं एक क्वेश्चन राइज करूंगी, जैसे मुझे ह्यूमन बॉडी के जो हैंड्स होते हैं, हैंड्स या फिर नीज, उस एरिया के बोन्स पर मुझे स्टडी करनी है। तो ये मेरा रिसर्च क्वेश्चन हो गया। देन उसके बाद फॉर्मुलेट ऑब्जेक्टिव्स आप फॉर्मुलेट करोगे कि आपके जो आप प्रॉब्लम ले रहे हो उसका क्या ऑब्जेक्टिव है। देन उसके बाद एसेस योर ऑब्जेक्टिव्स, एसेस करोगे उसको, आप ऑब्जर्व करोगे, आप एनालाइज करोगे आपके ऑब्जेक्टिव को। देन लास्ट स्टेप आपका आता है डबल चेक, जिसे हम रिफ्रेशिंग भी कहते हैं। डबल चेक में आप क्या करते हो, जैसे मैंने कहा था कि मुझे बोन्स पर स्टडी करना है, तो आप ये देखोगे कि रियल लाइफ में क्या आप उस पर कैसे स्टडी करोगे। आप ये देखते हो कि उस कितना टाइम लगने वाला है, कितना कॉस्ट लगेगा, या फिर आप क्या स्केलेटन पर स्टडी करोगे, या फिर किसी बॉडी पर स्टडी करोगे, किसी पर्सन के बोन्स पर एक्चुअल में आप कैसे स्टडी कर पाओगे। सो यहाँ पर आप रिफ्रेशिंग करते हो, आप डबल चेक करते हो कि आपको टाइम, कॉस्ट, आप किस तरीके से उस चीज को अवेलेबल कर उस प्रॉब्लम को फॉर्म कर दोगे। सो याद रखिएगा, प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन का लास्ट स्टेप होता है रिफ्रेजिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड लक विद योर प्रिपरेशन एंड सी यू टुमारो विद अनदर वीडियो।